नमस्कार मित्रों, पंचांग देखने की मैं इस श्रृंखला में आपको चौथी वीडियो दे रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 पंचांग देखने के 3 वीडियो बना चुका हूँ। चौथे इस वीडियो में मैं आपको गंडमूल नक्षत्र प्रकरण समझाऊंगा। गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से गंडमूल नक्षत्र हैं। यदि आप देख रहे होंगे, गंडमूल नक्षत्र को मैंने अंडरलाइन कर चुका हूँ, गोले के अंदर ला चुका हूँ, चौखट के अंदर ला चुका हूँ। इससे पहले के 3 वीडियो आप देख लें, तब चौथा वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। मैं आपको क्रम से पंचांग देखना सिखा रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ इससे पहले के 3 वीडियो देख लें, पक्का आपको चौथा वीडियो देखने में बहुत आसानी होगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको पंचांग देखना बहुत आसान हो जाएगा। आप जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे नोट भी करते रहें, लिखते भी रहें। गंडमूल नक्षत्र किसे कहते हैं, कौन कौन से नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र हैं, उनका क्या फल है, ये मैं आपको बताऊंगा। प्रायः आपको इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ, नक्षत्र 27 होते हैं। अभिजीत नक्षत्र के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, उसको मिलाकर 28 नक्षत्र होते हैं। और पंचक भी बता चुका हूँ, 1 2 3 4 और अंतिम 5वें, इनको पंचक कहते हैं। पहले वाले वीडियो को देख लें। आज मैं गंडमूल पर आता हूँ। देखिए, गंडमूल नक्षत्र किसे कहते हैं। इन 27 नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र पहला, मैं बताता हूँ आपको। आप तो सोच रहे होंगे कि ये तरीका है, ये सही है, क्यों मैं अंडरलाइन किया हूँ, लेकिन सही तरीका बता देता हूँ आपको याद करने का, याद रहे, बिना इसको देखे, बिना कॉपी देखे, बिना डायरी में देखे आपको कैसे याद रहे गंडमूल नक्षत्र कौन से है। तो इसका एक तरीका मैं बता देता हूँ। पहला ही नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है। फर्स्ट नक्षत्र क्या है, गंडमूल नक्षत्र है। अब इसमें ना आपको 8 जोड़ देना है। पहला गंडमूल है, ये याद कर लो, फिर उसमें 8 जोड़ दो। 8 जोड़ दिया तो 9 आया। देखिए, 9वां नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र है। और 10वां, पहला गंडमूल है, उसमें 8 जोड़ दिया आपने, 9 हो गया। 9वां और 10वां, 9वां और 10वां दोनों नक्षत्र क्या हो गए, गंडमूल हो गए। 8 जोड़ा 9 आया, कंटिन्यू 9 और 10वां, ठीक है। अब इसमें 8 जोड़ दो, 10 में 8 जोड़ दो, 10 में 8 जोड़ दिया तो 18, 18 और 19। देखिए, 10 में 8 जोड़ा 18 और 19। देखिए यहाँ 18 और 19। अगर आपको नक्षत्रों के नाम याद है तो मैं तो कहता हूं कि आपको इससे पहले वाली श्रृंखला में मैं आपको नक्षत्रों के नाम याद करो, मैं आपको सलाह दूंगा। आप बार बार बोलो, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आरुद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, ऐसे आप नक्षत्रों के नाम याद रखो। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, आप याद करने के तरीके में इन नक्षत्रों को आप जैसे 8 नक्षत्र पकड़ लो, 8 नक्षत्रों को रोज बोलो, बार बार बोलो, एक क्रम से बोलो, फटाफट बोलो। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ऐसे बार बार बोलो, बार बार बोलो। 8 नक्षत्रों को बार बार एक पेज में लिख लीजिए, बार बार याद कीजिए। अगर आप ज्योतिष में पारंगत होना चाहते हैं तो ये मुखाग्री याद होनी चाहिए, विद्या कंठ में होनी चाहिए आपके, और इसको याद करने का प्रयास करो। और ये याद है तो आसान है। पहला नक्षत्र अश्विनी, गंडमूल नक्षत्र, उसमें 8 जोड़ो, 9 आ रहा है, 9वां और 10वां गंडमूल नक्षत्र है। उसमें 8 जोड़ दो, 18वां और 19वां गंडमूल नक्षत्र है। देखिए, 18वां और 19वां गंडमूल है। अब इसमें 8 जोड़ो, 19वें में 8 जोड़ो, 19 और 8 होता है 27। देखिए, 27वां नक्षत्र गंडमूल है। 27 गंडमूल है तो 28 तो नक्षत्र 27 ही होते हैं, अभिजीत को छोड़ दे तो 27 के बाद 1 आएगा। देखिए, पहला भी 27 के बाद 28 तो आएगा नहीं ना, 27 के बाद तो वापस 1 आ जाएगा ना। तो 27वां और 1 पहला नक्षत्र क्या है, गंडमूल है। बहुत आसान है कि हर +8 के बाद पहला नक्षत्र गंडमूल हो गया, +8 9वां और 10वां गंडमूल हो गए, +8 18 और 19वां गंडमूल नक्षत्र हो गए, +8 19 में 8 करोगे तो 27वां गंडमूल नक्षत्र हो गया। पहला तो गंडमूल नक्षत्र है ही, 27 के बाद 1 आएगा ही। तो ये गंडमूल नक्षत्र हैं। अब गंडमूल नक्षत्रों में पंचक पहले पढ़ा चुका हूँ, इससे पहला वाला वीडियो देख लें, और उसका फल क्या है ये भी बता चुका हूँ। फिलहाल गंडमूल नक्षत्रों का फल क्या है मैं ये बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, गंडमूल नक्षत्र का फल क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊँ तो एक चीज़ समझ लीजिए। क्या, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे ये अश्विनी नक्षत्र है, इसके भी 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण,
तीसरा चरण और चौथा चरण। 4 चरण होते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ये चरणों वाला एक वीडियो बनाना ही है हमें। अभी तो हम नक्षत्रों के चरण कैसे नामकरण करते समय नक्षत्र कौन सा नक्षत्र उसका है, जातक जब बालक पैदा हुआ, बालिका पैदा हुई, तो वो किस नक्षत्र में पैदा हुई और उसके किस चरण में पैदा हुई, ये मुझे बनाना है वीडियो, मुझे आपको बताना है। इसकी आप चिंता न कीजिए, आगे को बताएंगे हम। आप कंटिन्यू इस समय तक के नोट्स बना लीजिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया वो भी लिख लीजिए। आप ये नक्षत्र लिख लीजिए, ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए और मैंने जो तरीका बताया वो भी लिख लीजिए। अब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक कैसे चरण निकालें ये अभी नहीं, आगे वाले वीडियोज में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो जैसे अश्विनी नक्षत्र में कोई बालक पैदा हो गया, तो ये मान लीजिए वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। इसका फल क्या होगा? पहले चरण का अलग फल है, दूसरे चरण का अलग, तीसरे का, चौथे का अलग है। चरण निकालना हम सिखाएंगे, आपकी उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। अब अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण का फल क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखते रहिए, आप लिखते रहिएगा। फिर उसके बाद में गंडमूल नक्षत्र में त्याज्य घड़ी अभी बताऊंगा। फिलहाल अब इन नक्षत्रों के प्रत्येक चरण का फल बता रहा हूँ मैं। आप लिखिए क्या? अश्विनी नक्षत्र, उसके 4 चरण बना लीजिए। अश्विनी लिख के ऐसे ही 4 चरण, तीर का चिन्ह बनाइए और 4 चरण। पहले चरण के आगे क्या लिखना है आपको ध्यान दीजिए। पहले चरण का फल होता है पिता को कष्ट, जातक जातिका के पैदा होने पर। पहले चरण में पैदा हो, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में पैदा हो तो पिता को कष्ट होता है, हानि होती है या भय होता है। पिता को ही कोई पिता के लिए अरिष्टकर है पहला नक्षत्र, माने पहला चरण अश्विनी का। दूसरा चरण किसके लिए हानिकारक है? दूसरा चरण है अपव्ययी, व्यय करा देगा, बिना कारण के व्यय होगा, अपव्यय, ज्यादा व्यय हो जाएगा। तो दूसरे चरण में, अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जातक जातिका के पैदा होने पर परिवार में अपव्यय होने लगेगा। गंडमूल का यही फल है। तीसरे चरण में आकस्मिक यात्रा के योग बन जाते हैं। ये अरिष्टकर नहीं है, क्योंकि आकस्मिक यात्रा यदि हो भी जा रही है ना, तो उतना अरिष्टकर नहीं है आकस्मिक यात्रा, जितना कि पहला चरण पिता को कष्टप्रद था, दूसरा चरण अपव्यय था। चलिए, अपव्यय भी आज मनुष्य के जीवन में, मनुष्य अपने जीवन में इन चीज़ों को सहन कर लेता है, अपव्यय इत्यादि। पर पिता को कष्ट पहला चरण थोड़ा ज़्यादा ही हानिकारक है। और चौथा चरण जातक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण, गंडमूल नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण जातक के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए स्वयं हानिकारक होता है। ये तो रहा अश्विनी नक्षत्र के 4 चरणों का फल। अब आप ऐसे ही आश्लेषा नक्षत्र पर आ जाएंगे। आश्लेषा के भी 4 चरण बना लीजिए आप। आश्लेषा के आप आश्लेषा लिखिए कहीं पर और उसके 4 चरण सामने लिख लीजिए और फर्स्ट चरण के आगे लिखिए क्या? आश्लेषा नक्षत्र का फर्स्ट चरण विशेष दोषकारक नहीं है। गंडमूल नक्षत्र में आश्लेषा नक्षत्र जो है उसमें कोई जातक जातिका पैदा हो गए तो उसका पहले चरण में पैदा हुए हैं, तो आपको यजमान को बताना है, आपको पूछने वाले को बताना है कि पहले चरण में है, विशेष दोषकारक नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरे में है तो पिता के धन को हानि होती है। मैं तो कहूँगा ये भी उतना हानिकारक नहीं है, क्योंकि पिता के धन को हानि होना, धन की हानि उतना नहीं है जितना कि मनुष्य के जीवन की हानि, स्वास्थ्य की हानि है। पिता का धन किसी प्रकार से हानि हो जाएगी। जैसे जातक आश्लेषा के द्वितीय चरण में पैदा हो गया तो पिता के धन को हानि हो रही है, कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से हानि हो जाएगी। पिता का धन खो जाए या पिता को कहीं पर पैसा अचानक लगाना पड़ जाए, लगाना तो उतना हानिकारक नहीं, खो जाए यह हानिकारक है, या स्वास्थ्य इत्यादि में पैसा खर्च हो जाए। ये तीसरे चरण में आश्लेषा के माता या नाना पक्ष की हानि होती है, या तो माता पक्ष की या नाना पक्ष की हानि होती है तीसरे चरण में। क्या मैं कह रहा हूँ? आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में, गंडमूल आश्लेषा के तीसरे चरण में माता या नाना पक्ष की हानि होती है। तो आश्लेषा के तीसरे चरण में माता या नाना पक्ष को, कोई जातक जातिका पैदा हो गया, आप लिखें कि आश्लेषा के तीसरे चरण में माता को हानिकारक या नाना पक्ष को हानिकारक। अब ये, और चौथे में पिता के लिए अरिष्टकारक होता है। आश्लेषा के चौथे चरण में पिता के लिए
अरिष्ट कारक होता है। समझ रहे हैं ना। अब आश्लेषा के बाद मघा का क्या फल है। मघा के पहले चरण में अगर कोई जातक जातिका पैदा हो गए तो पहले चरण में लिखिए मघा नक्षत्र में तीर का चिन्ह बना के 4 सामने ऐसे तीर का चिन्ह बना के 1 2 3 4 वो बना लीजिए, क्या कॉलम बना लीजिए, 4 चरण बना लीजिए। पहले चरण में लिखिए मघा के पहले चरण में माता को अरिष्ट कारक होता है, पहले चरण में माता को, और दूसरे चरण में पिता को अरिष्ट कारक, तीसरे और चौथे चरण में शुभ फलदायी है। गंडमूल नक्षत्र का मघा का तीसरा और चौथा चरण शुभ फलदायक है। इसमें आपको यजमान को बताना है या पूछने वाले को बताना है कि इसका तीसरा और चौथा चरण कोई भी हानिकारक नहीं है, बल्कि यह अच्छे समय में पैदा हुआ है, शुभ फलदायक है। अब आते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र, गंडमूल का ज्येष्ठा नक्षत्र में 4 चरण। पहले चरण में बड़े भाई को अरिष्ट कारक है। अगर कोई ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में पैदा होता है तो बड़े भाई को अरिष्ट कारक। द्वितीय चरण में छोटे भाई है तो अरिष्ट कारक है। छोटे भाई है तो अरिष्ट कारक कहने का तात्पर्य है कोई जातक पैदा हो रहा है तो अगर वो द्वितीय चरण में ज्येष्ठा के पैदा हो रहा है तो उससे छोटे भाई जब पैदा होंगे उनके लिए अरिष्ट कारक हो सकता है। और तृतीय चरण में माता पिता दोनों के लिए अरिष्ट कारक है ज्येष्ठा का। और चौथे चरण में स्वयं जातक को अरिष्ट होता है, स्वयं जातक को हानि होने की संभावना रहती है। ये ज्येष्ठा के 4 चरणों का फल है। ज्येष्ठा के प्रत्येक चरण हानिकारक है। और मूल में पहला चरण, मूल के पहले चरण में कोई पैदा होता है तो पिता या ससुर के लिए कष्टप्रद होता है। मूल का पहला चरण पिता के लिए, पैदा होने के बाद पिता के लिए कष्टप्रद होते हैं, और या ससुर के लिए कष्टप्रद हैं, अर्थात जातक के ससुर, जातिका के ससुर के लिए वो कष्टप्रद होते हैं जीवन में। और द्वितीय चरण में ये माता के लिए कष्टप्रद होते हैं, द्वितीय चरण। और तृतीय चरण माता पिता के धन की हानि होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि प्रथम चरण देखो पिता और ससुर के लिए हानिकारक है, हानिकारक है तो मृत्यु तुल्य हानिकारक होने की संभावना भी रहती है। द्वितीय भी माता के लिए हानिकारक है। तो ऐसी हानि की अपेक्षा तृतीय चरण माता पिता के धन की हानि है, ये उतना हानिकारक नहीं है, पर धन की हानि तो है ही है, पर उतना हानिकारक नहीं, जीवन से संबंधित हानि तो नहीं है। और चौथा चरण शुभ फलदायक होता है, इसलिए मूल में पैदा होना ही हानिकारक नहीं है, चौथे चरण में तो शुभ फलदायक है। अगर कोई मूल के चौथे चरण में, अब चौथे चरण में पैदा हुआ है या नहीं ये कैसे जानना है, ये जानने का मैं आगे को वीडियो बना के दूंगा। आप फिलहाल इसको लिखिए, फिर आपको अगले वीडियो में या अगले से अगले किसी न किसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि चरण कैसे निकालना है। अब आते हैं रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र के पहले और दूसरे और तीसरे चरण शुभ फलदायक हैं। गंडमूल में तो है लेकिन पहले दूसरे तीसरे चरण शुभ फलदायक है, अर्थात कुछ भी अशुभता नहीं है 3 चरण। चौथा चरण माता पिता के लिए कष्टदायक होता है, अरिष्ट कारक है। चौथा चरण ही मात्र हानिकारक है। मूल का चौथा चरण अच्छा था, रेवती का चौथा चरण अरिष्ट कारक है। अब क्या करना चाहिए, आप स्वयं ज्योतिष में पारंगत होना चाहते हैं क्या, इन नक्षत्रों में पैदा होने वाले बालक का अगले नक्षत्र, जैसे आज कोई पैदा हुआ और आज मूल है तो अगले 27 दिन में दोबारा मूल नक्षत्र आ जाएगा। जब अगली बार नक्षत्र आता है, अगला नक्षत्र, जैसे आज मूल है 27 दिन के भीतर तो नक्षत्र रिपीट हो जाता है, दोबारा आ जाता है। आज मूल है और कोई बच्चा आज पैदा होता है तो अगला नक्षत्र मूल जब आने वाला है 27 दिन के भीतर, आज से 27 दिन बाद आएगा, है ना। 27 दिन बाद जब नक्षत्र आएगा तो उस नक्षत्र में उस मूल की संबंधित गंडमूल नक्षत्र की शांति करवा लेनी चाहिए। क्या शांति करनी चाहिए, गंडमूल नक्षत्र, ये तो भविष्य का विषय हम आपको बताएंगे। गंडमूल नक्षत्रों में शांति का क्या उपाय है, या फिर आप गंडमूल नक्षत्र शांति उपाय की पुस्तक खरीद लें, या फिर आप दूसरे को आप किसी को बता रहे हैं तो आप बता दीजिए, आप अपने पंडित जी के माध्यम से गंडमूल नक्षत्र की शांति इतने समय में करा लें। ठीक है। अब आपको मैं गंडांत नक्षत्र अर्थात गंडमूल नक्षत्र में त्याज्य घड़ियां, अशुभ घड़ियां बताता हूं जो कार्यों के लिए। देखिए गंडमूल ये नक्षत्र हैं, शुभ कार्यों में इन नक्षत्रों की कौन सी घड़ियां त्याग देनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। कोई भी शुभ कार्य जैसे मुंडन,
उपनयन या गृह प्रवेश या यात्रा या विवाह या कोई भी शुभ कार्य करना हो तो गंडमूल नक्षत्रों की किन घड़ियों को त्याग देना चाहिए? ध्यान से सुनना, गंडमूल नक्षत्र की किन घड़ियों को त्याग देना चाहिए बताता हूं, आप लिखते रहिए। आप लिखेंगे क्या? अश्विनी, मघा और मूल। अश्विनी, मघा और मूल, इन नक्षत्रों की आरंभ की 2 घड़ियां अर्थात 48 मिनट, 2 घटी अर्थात 48 मिनट, 24 घटी 2 घटी, 1 घटी बराबर 24 मिनट, 1 घटी बराबर 24 मिनट, 2 घटी माने 48 शुरू की। कौन से 3 नक्षत्रों की मैंने बताई? अश्विनी, मघा और मूल। अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र की आरंभ की 2 घटी अर्थात 48 मिनट त्याग देने चाहिए। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और अन्य की अश्विनी, मघा और मूल की तो बता दी। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती की अंतिम 2 घटियां अर्थात 48 मिनट, लास्ट के 48 मिनट नक्षत्र की अंतिम की 2 घटियां, इनको विशेष अष्टकारक होती हैं, विशेष रूप से त्याज्य हैं ये शुभ कार्यों के लिए। इसलिए मुंडन, उपनयन, गृह प्रवेश, यात्रा, विवाह आदि अन्य शुभ कार्यों में इन नक्षत्र की ये 2 घड़ियां त्याग देनी चाहिए। यही गंडमूल नक्षत्र का फल है। तो मित्रों, गंडमूल नक्षत्र आपको समझा चुका हूं। यदि आपको ये प्रकरण आपको लगा कि हम बहुत आपको अच्छा मैटर दे पाए तो लाइक ज़रूर करें, हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। हम और अच्छे वीडियो आपको देंगे, शेयर करें। आप अपने अच्छे मित्रों तक, जो लोग इनको जानना चाहते हैं उन तक शेयर करें। और मैं अगला वीडियो आपको अन्य किसी प्रकरण पर ले आऊँगा, जैसे अभी आनंद आदि योग प्रकरण एक है, फिर विष्कुंभ आदि योग प्रकरण है। अगला जो मैं आपको पंचांग देखना, आपके पास पंचांग होना चाहिए और जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे नोट भी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।